हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने में वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। अभी जब मैंने पूर्ववर्ती क्वेश्चंस पेपर को देखा जो एमपीपीएससी में पूछे गए हैं, तो एनालिसिस करने पर यह पाया कि अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि सबसे पहले हम वैदिक पीरियड के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके पहले भी एक चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहते हैं। तो हम उसके बारे में बाद में आएंगे, उसको डिटेल में व्याख्या करेंगे। अभी हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में, उसके पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। समझाने के दृष्टिकोण से हमने वैदिक पीरियड को दो भाग में विभाजित किया है, एक ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक 1000 बीसी तक का पीरियड है, और लेटर वैदिक पीरियड में 1000 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड है। अब जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए मैंने ऋग्वैदिक पीरियड का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। जैसे कि आपको मालूम है कि वेद 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद है जो सबसे पुराना है, उसमें 1028 श्लोक हैं। दूसरा जो वेद है वो यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेद को मिला करके इसका जो पीरियड है वो बाद का पीरियड है, और उसको हमने 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक के पीरियड को रखा है। तो हम देखते हैं कि दोनों पीरियड में क्या क्या भिन्नता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में आर्यन सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट एरिया में आए, जिसको सब सिंधु बोलते हैं। सब सिंधु मतलब वो एरिया जहां पर की 7 नदियां बहती हैं। तो कौन कौन सी नदियां बहती हैं? पहला सिंधु नदी, दूसरा ब्यास, तीसरा सतलज, चौथा रावी, पांचवा चिनाब, छठा सरस्वती और 7वां घग्गर। सरस्वती नदी इसमें से लुप्त हो गई है आज की तारीख में। तो ये जो इलाका है, जो पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी पाकिस्तान में पड़ता है, रावी भी पाकिस्तान में है और चिनाब भी पाकिस्तान में है, लेकिन ब्यास और सतलज और घग्गर ये सब हिंदुस्तान में है। सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। तो ये जो 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आर्यन लोग नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आए। और ये कहां से आए, किस जगह से आए, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की थ्योरी प्रचलित है। कुछ इतिहासकार का ये कहना है कि ये लोग इंडिजिनस ही थे, मतलब यहीं के रहने वाले थे। लेकिन अधिकांश जो इतिहासकारों का मत है वह यह है कि आर्यन्स बाहर से आए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा मैक्स मूलर जो एक जर्मन इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो प्रतिपादित थ्योरी है वो आजकल सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। और उनका कहना है कि ये लोग एशिया माइनर और जो रूस के जो दक्षिणी भाग, जो जिसको स्टेपी बोलते हैं, ग्रासलैंड बोलते हैं, उस इलाके से ये लोग आए। तो इसके बारे में हम पृथक से और बात करेंगे। अभी हम चलते हैं कि जो वैदिक पीरियड में आर्यन का सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन क्या था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आर्यन जो इस देश में आए वो एक साथ नहीं आए, बल्कि विभिन्न गुटों में आए, विभिन्न टुकड़ों में आए और होर्ड्स में आए। तो उस समय जो विभिन्न प्रकार के जो ट्राइब थे वो थे मुख्य रूप से यदु, तुर्वासु, द्रुह्यु, अनु, पुरु,
पांचाल, भरत एंड त्रिस्तु। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि यदुवंश, यदु ट्राइब, बाद में हमें जानकारी बाद के पीरियड मिलता है। पुरु और पुरु ट्राइब के बारे में भी महाभारत काल के समय में हमें जानकारी मिलती है। पांचाल ट्राइब के बारे में भी, पांचाल प्रदेश के बारे में, उसके जो राजा उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जो शकुनी मामा जिसको बोलते हैं, जो दुर्योधन का मामा हुआ करता था, वो पांचाल से बिलोंग करता था। और भरत क्लान, ये भरत ट्राइब जो है जिस पर कि हमारे भारत देश का नाम पड़ा है। और इसके बाद में त्रिस्तु ट्राइब है। त्रिस्तु के बारे में बाद में धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो भरत ट्राइब जो है उसके ही आधार पर आपने देखा हो कि महाभारत का बैटल लड़ा गया था। तो इसके बारे में जो ऋग्वेद में ये जानकारी दी गई है कि सबसे पहले दिवोदास नाम के राजा ने, जो भरत क्लान से आते थे, उन्होंने सांबर को हराया था। और ये सांबर जो थे वो द्रविडियन थे। तो इस तरह से जो अगर आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो इससे पता चलेगा कि जो आर्यन जो इस देश में आए तो उन्होंने यहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइब थे, जो अधिकांशतः द्रविडियन थे, उनको हरा करके उन्होंने अपना राज्य व्यवस्था कायम किया। तो अब चलते हैं उनका जो ऋग्वेद के पीरियड में, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, उसमें राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले जो ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजनीतिक संरचना थी वो ट्राइब या ट्राइबल व्यवस्था पर आधारित थी। तो जो ट्राइबल चीफ होता था उसको राजन कहते थे, राजन, RAJAN, राजन। और इनको सहायता करने के लिए असेंबलीज हुआ करती थी। असेंबलीज कौन कौन, जैसे आज की तारीख में पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस प्रकार के या इतने डेवलप्ड असेंबली नहीं थे। लेकिन जो ऋग्वेद में हमें जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से सभा, समिति, विधत और गण, इसमें जो समिति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण असेंबली हुआ करता था। समिति के बारे में ये जानकारी है कि ये जो ट्राइबल चीफ थे वो उसमें उनका चुनाव होता था। उनके जो सदस्य होते थे उनके काउंसिल में उनका चुनाव होता था। चुनाव होने के बाद उसके मेंबर बनते थे। और समिति जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत ही ताकतवर होती थी। राजन मतलब राजा मनमानी नहीं कर सकता था। हालांकि कुछ दृष्टांत में ये देखा गया है कि उनकी जो स्थिति थी वो हेरिडिटी, वंशानुगत भी कभी कभी होता था। लेकिन वंशानुगत होने के बावजूद भी वो असेंबली को या सभा को इग्नोर नहीं कर सकते थे। दोस्तों हमें विधत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और जैसा कि ऋग्वेद में सबसे पहले विधत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र क्या था और ये क्या क्या काम करता था, इसके बारे में डिटेल जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। लेकिन समिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड बॉडी थी जो राजा के कार्य पर या उसके क्षेत्राधिकार पर या उसके पावर पर अंकुश रखने का काम करती थी। साथ साथ शासन चलाने में भी वो सहयोग की भूमिका निभाती थी। सभा के बारे में विद्वानों का मत यह है कि ये एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स हुआ करता था और जिसमें कि वो अपने सलाह दिया करते थे। और समिति के बाद में सभा एक महत्वपूर्ण असेंबली था जिसको कि राजा इग्नोर नहीं कर सकता था। इसके बाद में गण शब्द का भी उल्लेख मिलता है। और ऐसे जगह जहां पर कि नॉन मोनार्किकल राज्य व्यवस्था थी, वहां पर जैसे रिपब्लिक, आज की तारीख में रिपब्लिक को वर्ड बोल सकते हैं, तो वहां पर इस शब्द का गण का उपयोग हुआ है। और ये गण जो है वो एक प्रतिनिधि सभा के रूप में काम करता था। और यह अपने में ही से ही किसी व्यक्ति को हेड ऑफ द असेंबली या हेड ऑफ द स्टेट या
हेड ऑफ द ट्राइब इलेक्ट करता था। इसके बाद आते हैं कि जो जैसे कि मैंने बताया कि समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबली हुआ करती थी और इवन महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। राजा या राजन उस समय में ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था, वो एक निरंकुश शासक नहीं होता था। उसके जो पावर्स थे या उसके जो अधिकार क्षेत्र थे उस पर सभा और समिति के द्वारा कटौती की जा सकती थी। इसके बाद में सेकंड जो फंक्शनरी है वो है पुरोहित। राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो शासन सूत्र संभालने वाले जो व्यक्ति था उसका नाम था पुरोहित। और पुरोहित राजा को शासन चलाने में सहायता करता था। और इसके साथ में जो राइचुअल्स होते थे उस जमाने में उसका भी वो हेड होता था। जैसे कि बहुत सारे जो यज्ञ किए जाते थे, लेकिन उस समय में यज्ञ ऋग्वैदिक काल में इतने यज्ञ नहीं होते थे, पूरा क्रिस्टलाइज नहीं हुआ था समाज। तो जो भी छोटे मोटे जो यज्ञ जो होते थे उसको उसकी अध्यक्षता पुरोहित करता था। और इसके बाद में सेनानी जो था वो मिलिट्री का अध्यक्ष होता था, सेना अध्यक्ष उसको बोल सकते हैं। हालांकि जो सेना का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो परमानेंट नहीं था। सेना राजा अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखता था, उसके पास में स्वतः के सेना नहीं होते थे। लेकिन जब भी कभी वार होता था या बैटल होता था उस स्थिति में राजा अपने जो चीफ जो मुखिया थे, जो उनके जो महत्वपूर्ण जो ट्राइबल चीफ थे, उनसे वो सेना मंगाते थे, मिलिशिया मंगवाते थे और उसके बाद में वो युद्ध करते थे या बैटल करते थे। तो इस तरह से जो परमानेंट स्टैंडिंग ऑफ मिलिट्री की व्यवस्था ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं हुई थी। उसका बेसिक कारण यह है कि राजा को कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। वो बाली मतलब जिसको गिफ्ट बोलते हैं, दान, उस आधार पर उसका शासन सूत्र चलता था। एक परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन की शुरुआत ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं हुई थी। चूंकि सोर्स ऑफ इनकम राजा के पास बहुत ही लिमिटेड थे, इसलिए राजा स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकता था। तो अब इसके बाद हम चलते हैं जो महत्वपूर्ण टर्म है ऋग्वैदिक पीरियड में कि हेड ऑफ द फैमिली को कुलप बोलते थे। जो फैमिली का या परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलप बोलते थे। और ग्रामणीस उसको बोलते थे जो ट्राइबल लोगों को लड़ाई के युद्ध में ले जाने के काम करता था। हॉर्ड ऑफ ट्राइबल्स जो जब कहीं युद्ध होता था तो ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में, तो उसमें जो उनकी जो लीडरशिप का काम जो करता था वो करता था ग्रामणीस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी और जो ऋग्वेद के में जो कुछ शब्द इंपॉर्टेंट है जैसे व्रत, घना, ग्राम, श्रद्धा, ये वर्ड आए हैं ऋग्वेद में। और ये सब लोग, अब इसका अर्थ ये होगा कि ट्राइबल चिफ्टेन, जो छोटे छोटे समूहों के ट्राइबों के जो मुखिया होते थे वो मिलिशिया मतलब सेना की टुकड़ी राजा को प्रदान करते थे और राजा उसी आधार पर उनकी सहायता से युद्ध लड़ता था। इसके बाद हम आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सप्त सिंधु एरिया, तो इसके बारे में हमने डिटेल व्याख्या कर दिया है। अब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। जो अभी हमने जो राजनीतिक व्याख्या किया है वो ऋग्वैदिक पीरियड का किया है। अब इसके बाद हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड में राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि विद्वत एक इंपॉर्टेंट असेंबली हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, लेकिन अब इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता है। इसका मतलब ये समाप्त हो गया है। और इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि सभा समिति में जो पहले ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और उनका आना जाना उसमें पार्टिसिपेट करना बंद हो गया।
इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखते हैं वो देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में राजा का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और जो उनका जो ट्राइबल अथॉरिटी था जो उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया टेरिटोरियल अथॉरिटी पर। मतलब अब उस अपने जमातों पर ही के ही वो हेड नहीं थे, बल्कि जमात जो एरिया कवर करता था उस एरिया का भी वो मालिक थे। तो उसको उन्होंने ट्राइबल जो कैरेक्टर था उसको उन्होंने टेरिटोरियल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में एक नया डेवलपमेंट था। इसी से बाद में देखेंगे 600 बीसी के बाद विभिन्न प्रकार के जनपद, जो कि 16 जनपद की स्थापना होती है हिंदुस्तान में, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और इसका एक प्रमाण यह है कि टर्म राष्ट्र, जिसका मतलब होता है टेरिटरी, ये ऋग्वेदिक पीरियड में हमें ये वर्ड मिलता है। इसके अलावा राजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, जनता में रौब बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ करता था, वाजपेयी यज्ञ करता था। और वाजपेयी यज्ञ क्या था कि जो रथों की सवारी होती थी वाजपेयी यज्ञ में, और इसमें रथों के बीच में कंपटीशन होता था। इसी वर्ड से बाद में वाजपेयी से बाद में जो है वाजपेयी टाइटल निकला है, जो कि एक यज्ञ हुआ करता था। इसके बाद में अश्वमेध यज्ञ भी राजा करता था, जिसका अर्थ होता था कि राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था और जहां तक जाता था, वो घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक राजा के सैनिक जाते थे और उस इलाके को वो अपने अंदर में कब्जा में ले लेते थे। तो ये एक तरह से विस्तारवादी जो व्यवस्था होती थी वो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पूरा किया जाता था। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट लेटर वैदिक पीरियड में हुआ वो टैक्स का बंदोबस्त करना हुआ। आपने देखा होगा कि ऋग्वेदिक पीरियड में टैक्स की कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा को एक सोर्स ऑफ इनकम, निश्चित सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जिसके कारण से राजा सेना नहीं रख सकता था। वो ट्राइबल चिफ्टेन के मिलिशिया पर निर्भर रहता था। उसे कभी कभी युद्ध जीतने के लिए या बैटल लड़ने के लिए अपने करना पड़ता था ताकि वो नाराज नहीं हो। लेकिन अब जो स्थिति बनी है लेटर वैदिक पीरियड में, उसमें राजा के पास में एक स्वतंत्र सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त हो गया, और इसका जिसके कारण से टैक्स अब राजा के द्वारा वसूलने की व्यवस्था की गई। तो राजा ने जो टैक्स वसूला और जो टैक्स से जो धन प्राप्त हुए उसको जमा करने की जिम्मेवारी एक पदाधिकारी था, संग्रहात्री। ये पहले वर्ड नहीं मिला था, ये लेटर वैदिक पीरियड में मिला है। तो ये जितने भी टैक्स जो राजा को मिलते थे उसके टैक्स को जमा करने का काम, या इसको आप आज की भाषा में ट्रेजरर बोल सकते हैं, खजांची। तो संग्रहात्री ये काम करता था। और इसके बाद में अभी भी यह स्थिति था कि राजा स्टैंडिंग आर्मी, अपना आर्मी नहीं रख सकता था, क्योंकि टैक्स उतना ज्यादा नहीं होता था जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से आर्मी रख सके। तो अभी भी राजा जो है, जो ट्राइबल के जो मुखिया लोग होते थे छोटे छोटे, उस पर वो निर्भर रहता था। जो लेटर वैदिक पीरियड में जो एक वर्ड है विश, और विश मतलब होता है जनता, पीपुल। तो ये विश जो है वो ग्राम में विभाजित होता था, और एक ग्राम जब दूसरे ग्राम से संघर्ष करते थे तो उसको बोलते थे संग्राम। संग्राम मतलब वॉर। इस पीरियड में राजा के विभिन्न प्रकार के नाम हो गए, जैसे कि जो ईस्ट साइड में, जैसे कि कौशल और काशी, ये ईस्ट साइड पूर्व साइड के इलाका है, तो वहां पर राजा को सम्राट बोला जाता था। और जो पश्चिम वाला इलाका है, जैसे कि अवंती का क्षेत्र, तो उसको सुब्रत बोलते थे। और जो नॉर्थ साइड होता था, नॉर्थ, जहां अभी भी
जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग सप्त सिंधु इलाके में रहते थे तो उनको विराट बोलते थे, और दक्षिण साइड में जो इलाके थे उसके राजा को भोज कहते थे। तो ये चारों दिशाओं में जो राजन होता था, जो किंग होता था लेटर वैदिक पीरियड में, उनके अलग अलग नाम थे, और जो मध्य क्षेत्र के जो राजा होते थे उनको राजा ही कहा जाता था। तो इस तरह से हमने ग्राफिक बना करके आपको दिखा दिया है। इस पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी के ताकत में वृद्धि हुई है, और जिसमें कि पुरोहित, सेनानी और जो राजा की चीफ क्वीन होती थी, मतलब मुख्य जो रानी होती थी, जिसको कि महिषी बोला जाता था, ये सभी राजा के शासन में, मतलब राजा को शासन करने में सहायता प्रदान करते थे। और इस जमाने में जीवग्रीवा, जिसको कि पुलिस ऑफिसर बोलते हैं, ग्रामीणी जो गांव का हेड होता था, कुलपति जो फैमिली का हेड होता था, ब्रजपति जो चारागाहों का हेड होता था। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि उस जमाने में जिसके पास में जितनी ज्यादा पशु होता था वो उतना ही ज्यादा धनवान होता था। तो राजा के पास ही बहुत ज्यादा पशु होता था, और उस जमाने में चारागाह काफी तादाद में थे। तो उस पशुओं के लिए चारागाह की जो व्यवस्था करता था, उस पदाधिकारी का नाम ब्रजपति था, ब्रजपति। और एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी का नाम था भागदूधा। भागदूधा मतलब रेवेन्यू कलेक्टर, जो टैक्स वसूलने का काम करता था, उसको भागदूधा कहते थे। और जैसे कि मैंने पहले बताया, संग्रहात्री मतलब जो टैक्स जमा होने के बाद जो जमा उसका सारा मेंटेन करता था। जब राजा के पास में टैक्स आता था तो उसको डिपॉजिट करने का काम, उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित करने का काम जो एक आज की तारीख में ट्रेजरर का होता है, वही संग्रहार्थी करता था। इसके अलावा सूत एक निम्न जाति के निम्न वर्ग के व्यक्ति होता था, लेकिन ये रथ का संचालन करता था। और हालांकि ये समाज के निम्न वर्ग से आते थे, लेकिन चैरियोटियर माने रथ संचालन करने वाला जो व्यक्ति सूत होता था, उसका समाज में ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि वो राजा के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के युद्ध में लड़ाई लड़ता था। और इसके बाद में एक स्थापति जो है, जिसको कि जज आज की तारीख में जज बोलते हैं, ये भी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का भी इस पीरियड में उत्पत्ति हुआ, और ये विभिन्न काम के लिए लगाए गए, क्योंकि जो राजकाज है उसका पैमाना ज्यादा बढ़ गया था। और अब राजा की स्थिति ऋग्वैदिक पीरियड से थोड़ी सी ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब इस पीरियड में एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस पीरियड में कौन कौन से किंगडम थे। लेटर वैदिक पीरियड में, माने उत्तरकालीन वैदिक पीरियड में कौन कौन से किंगडम थे। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड के जो वेद, हमने तीनों वेद पढ़ा है, और तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस जमाने में 9 महत्वपूर्ण किंगडम थे। कौन कौन थे? पहला गांधार, और ये आपने महाभारत के काल में भी देखा होगा, गांधारी मतलब दुर्योधन की मां गांधार से आती थी। और ये किंगडम गांधार जो है वो वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर का इलाका जो है उसको गांधार बोलते थे। दूसरा काकेई, ये आपने रामायणकालीन इतिहास में आपने देखा होगा, जो रामायण जो लोग पढ़े हैं, कि भरत की जो मां थी वो केकई थी, और ये इसी किंगडम से बिलोंग करती थी। इसका मतलब हुआ कि रामायण काल में भी जो केकई किंगडम था वो अस्तित्व में था। और इसका जो इलाका था वो ईस्ट ऑफ ब्यास, मतलब ब्यास नदी के पूर्व साइड में था, जो कि गांधार के पूर्व साइड में था, उसका लोकेशन था। तीसरा था उत्तर मात्रा मतलब कश्मीर, आज की तारीख में कश्मीर। उत्तर मात्रा, जैसे कि जिन लोगों को
जो महाभारत के समय में जो नकुल और सहदेव जो पांडव के चौथे और पांचवें नंबर के पुत्र थे, उनकी मां का नाम माद्री था, और माद्री मतलब उत्तर मात्रा की रहने वाली थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाद के वर्षों में भी इस किंगडम का अस्तित्व था। इसके बाद में है ईस्टर्न मात्रा। ईस्टर्न मात्रा मतलब पूर्वी मात्रा, जिसको वर्तमान में आजकल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले क्षेत्र को कहते हैं। पांचवा है सौदर्न मात्रा, दक्षिणी मात्रा, जो आज की तारीख में जो वर्तमान में जहां अमृतसर है उस क्षेत्र को बोलते हैं। और कुशीनगर वो क्षेत्र है जहां पर कि बाद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और ये इलाका जो है वो नॉर्दर्न रीजन ऑफ यूपी, जो उत्तरी इलाका है उसको कुशीनगर क्षेत्र बोलते हैं। और एक और अन्य है पांचाल। पांचाल मतलब जो आज की तारीख में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का इलाका है, उसको पांचाल इलाका बोलते हैं। महाभारत के समय में द्रौपदी को पांचाली भी बोला जाता है, क्योंकि वो पांचाल देश की रहने वाली थी। तो इसका मतलब हुआ कि महाभारत के समय में भी यह किंगडम अस्तित्व में था। इसके बाद जो आठवां जो किंगडम है वो काशी, जो आज की तारीख में वर्तमान में बनारस बोलते हैं। और ये बनारस जिस समय से उदय हुआ है आज तक वो समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसको ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। क्योंकि जब से ये काशी का उदय हुआ है, जो कि हम लेटर वैली पीरियड में देखते हैं, उस समय से लेकर के आज तक काशी का कभी भी डाउनफॉल नहीं हुआ, कभी भी वो पटल पर से हटा नहीं, जैसे कि बहुत सारे सिटीज का हुआ। जैसे रोम इतना बड़ा साम्राज्य का राजधानी होने के बाद में समाप्त हो गया था, लेकिन काशी अनवरत आज तक चलता आ रहा है। और लास्ट में है कोसल। कोसल जो भगवान राम की जो मां थी, वो जिसको कौशल्या बोलते हैं, वो कोसल किंगडम के रहने वाली थी। तो इसका मतलब है कि रामायण के समय में, रामायण काल के समय में भी कोसल राज्य का अस्तित्व था, और जो वर्तमान में अभी फैजाबाद और अयोध्या का इलाका कहलाता है। इस प्रकार से कुल 9 किंगडम उत्तर वैदिक काल के समय में हमें जानकारी मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्यन का जो क्षेत्र था वो सब सिंधु का इलाका था, 7 नदियों का प्रदेश था। लेकिन धीरे धीरे आर्यन आगे बढ़ते गए और अब जो है वो पूर्वी यूपी तक पहुंच गए थे, और वहां पर उन्होंने अपने राज्य की किंगडम की स्थापना की।